ओके, सो आज हमारा टॉपिक है प्लेज। प्लेज मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पार्टीज जिन्होंने प्रॉमिस किया होगा अपने अपने परफॉर्मेंस के लिए। ये जो प्लेज होती है, इसकी जो पार्टीज है, इन पार्टीज के नाम है पाउनर और पाउनी। पाउनर किसको बोलेंगे? जो प्रॉपर्टी का ऑनर होगा, जो गुड्स का ऑनर होगा। और पाउनी किसको बोलेंगे? जिसको ये गुड्स बेलमेंट कर दिया जाएगा, मतलब दे दिया जाएगा। बेसिकली प्लेज बेलमेंट से ही शुरू होता है। बेलमेंट में हमने पढ़ा कि गुड्स डिलीवर किए जाते हैं विद सम पर्पस, ऐसे ही था ना। और पोजीशन किसी और को दे दिया जाता है। तो पर्पसफुली गुड्स किसी को दिए गए हैं और उसको पोजीशन दिया गया है, मेयर कस्टडी नहीं है उसके पास। मतलब उस गुड्स को का कोई पर्पस है, वो पर्पस अकम्प्लिश करके कौन देगा? बेली। और गुड्स किसका है? बेलर का। ऐसा सेटअप क्या कहलाता है? बेलमेंट। तो प्लेज में भी सेटअप ऑफ बेलमेंट ही है। और जैसे बेलमेंट नहीं हो सकता मनी पे या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, हमने पढ़ा था कि ये दोनों चीजें बेलमेंट में नहीं आती। तो जब हम कह रहे हैं कि बेलमेंट ऑफ गुड्स है, मतलब कि वो ही सिनारियो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि प्लेज में भी हम जो रूल्स आगे पढ़ने वाले हैं वो वही वाले रहने वाले। तो लॉ मेकर्स ने कहा कि प्लेज को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले यही वर्ड यूज करेंगे, ये बेलमेंट ऑफ गुड्स है। तो वो सारा चीज हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक बेलर होगा, एक बेली होगा। पर बाकी जो जनरल बेलमेंट हमने पढ़े हैं, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक बेलमेंट होते हैं। तो जनरल बेलमेंट से एक स्पेसिफिक बेलमेंट तो अपन पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, उसका नाम था फाइंडर ऑफ गुड्स। वो भी बेलमेंट ही था, पर एक स्पेशल टाइप का बेलमेंट था जिसमें गुड्स खो गया था, है ना। टेलर है या रेंट पे कार ले ली है, नॉन ग्रेशियस नेचर के हैं कि आपने अपने फ्रेंड को मदद करने के लिए कोई गुड्स दे दिया है, प्रोटेक्शन के लिए उसके यहाँ पे कार रख दी है, ये सब चीजें नॉर्मल जनरल बेलमेंट थे। फाइंडर ऑफ गुड्स स्पेशल बेलमेंट था। तो इसी तरह समझ लो प्लेज भी एक तरह का स्पेशल बेलमेंट ही है। तो बेसिक जो बेलमेंट का था वो सारा तो यहाँ लगेगा। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? वहां पे हमने कल जब डेफिनेशन पढ़ी थी फाइंडर ऑफ गुड्स वाले जो केसेस थे, उसके अंदर क्या था कि गुड्स का लॉस्ट, गुड्स जो था वो लॉस्ट हो गया था और जिसे मिला था उस व्यक्ति को हमने बेलर बेली बुलाने की जगह कुछ और बुलाना शुरू कर दिया था। क्या बुला रहे थे? फाइंडर। और जिसका गुड्स था उसको क्या बुला रहे थे? समझ में आई बात? यहां पे भी इसीलिए क्योंकि ये स्पेशल टाइप का बेलमेंट है, तो हम नॉर्मल बेलर बेली नहीं बुलाएंगे यहाँ पे। यहां पर्पस क्या है? बेलमेंट है तो पर्पस है। आपने किसी से उधार लिया है पैसा और आपको उसे लौटाना है, तो सामने वाले से जब आप उधार लेने जाते हो तो वो कह सकता है कि यार मेरे को सिक्योरिटी देके जाओ। सिक्योरिटी में अगर आप उसको गुड्स दे देते हो तो बेसिकली ये बेलमेंट हो जाता है। एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट अ डेट, एज अ सिक्योरिटी अगर हमने अपना गुड्स सामने वाले के पास रख दिया तो ये प्लेज होगी। पैसों के लेन देन के अलावा ये परफॉर्मेंस के लेन देन पे भी हो सकता है कि मैं फ्यूचर में जब तक आपके लिए परफॉर्म नहीं करता तब तक आप मेरा गुड्स होल्ड करके रखो, अपने पोजीशन में रखो। ये भी बेलमेंट है, ये भी प्लेज है। तो प्लेज मनी के लिए भी हो सकता है, डेट के लिए भी हो सकता है और फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए भी हो सकता है। तो प्लेज, पाउनर एंड पाउनी, ये तीनों चीजें डिफाइंड है। पाउनर पाउनी मतलब वो दोनों पार्टी जो प्लेज में हम बुलाएंगे उनको। पाउनर वो होगा जो गुड्स देगा प्लेज पे, पाउनी वो होगा जो होल्ड करेगा गुड्स को। इनको डिफाइन किया है सेक्शन 172 ने। और सबसे पहले डेफिनेशन देखो किसकी है? प्लेज की। द बेलमेंट ऑफ गुड एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। तो दोनों चीजों के लिए बेलमेंट हो सकता है, दोनों चीजों के लिए प्लेज हो सकती है, पेमेंट ऑफ डेट के लिए भी और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए भी। तो ऐसा बेलमेंट ऑफ गुड्स जो इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया गया, ऐसा बेलमेंट ऑफ गुड्स जो सिक्योरिटी के लिए बेलमेंट किया गया, मतलब गुड्स को एज अ सिक्योरिटी दिया है, तो फिर वो प्लेज कहलाएगी। तो ये नॉर्मल बेलमेंट नहीं हुआ, ये स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट हो गया। फाइंडर ऑफ गुड्स भी एक स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट था। और मैंने तो बताया भी था वो एक्सप्रेस की जगह इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि कंडक्ट ऑफ पार्टी से बनता था। ये एक्सप्रेस में ही आएगा, इसमें इंप्लाइड नहीं है। आगे चलते। द बेलर इज इन द केस कॉल्ड एज पाउनर। तो जो वहां बेलर था, मतलब जो ऑनर था, वो यहाँ पे क्या कहलाएगा? पाउनर। स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया कि लॉ मेकर्स क्यों कर रहे हैं, उनका पर्पस इसलिए है ताकि आपको ये समझ में आए कि स्पेशल टाइप का बेलमेंट है। यहाँ पे सारे नॉर्मल केसेस नहीं लगेंगे, इसके लिए हमने स्पेशल केसेस बनाए। जैसे हमने स्पेशल केसेस बनाए थे फाइंडर ऑफ गुड्स के लिए। वो स्पेशल केस था ना कि अगर वो पेरिशेबल नेचर का है और तो आप उसको बेच भी सकते हो, अगर
आसानी से नहीं मिलता। वो भी स्पेशल केस पड़ा था कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो कभी भी कोर्ट में जाके सूट फाइल नहीं कर सकता कि मेरे को कंपनसेशन दे दो, है ना। ये सब स्पेशल पॉइंट थे, नॉर्मल विलमेंट के लिए नहीं थे वो। ऐसे ही यहाँ पे भी हमें कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस हमारे सामने खड़े होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पार्टीज को अलग नाम से आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं। ऐसा लॉ मेकर्स का इंटेंशन है। यहाँ पे कोई समस्या है तो बताओ। तो वहाँ जो बेलर था वो यहाँ पाउनर है, जो वहाँ बेली था वो यहाँ पाउनी है, मतलब जिसके पोजीशन में वो पाउनी है और जिसका ऑनरशिप है गुड्स पे, टाइटल है, वो पाउनर है। लेकिन जो पर्पस है वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मतलब फ्यूचर में जो आपको परफॉर्मेंस करना है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए एज अ सिक्योरिटी अगर तुमने कोई गुड्स सामने वाले को दे दिया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या कहलाएगा? प्लेज कहलाएगा। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सेक्शन 172 से 182 तक की जो रेंज है सब का सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के लिए बनाया है लॉ मेकर्स ने। और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। प्लेज का एग्जाम्पल है, ए लेंड्स मनी टू बी, ए उधार दे रहा है बी को अगेंस्ट अ सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी, और उसे एज अ सिक्योरिटी क्या ले रहा है? ज्वेलरी। ज्वेलरी गुड्स में आती है, मनी और इमूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेलमेंट ऑफ गुड्स हो गया, और ये बेलमेंट ऑफ गुड्स में एज अ सिक्योरिटी ये ज्वेलरी दी जा रही है, पर्पस वो वाला है, तो फिर ये प्लेज हो गया। कोई समस्या है इस एक्सप्लेनेशन में? ओके। तो वो बोल रहे हैं ए lends money to B against the security of jewelry deposited by B with him. This bailment of jewelry, पैसों को छोड़ो, वो जो ज्वेलरी का मूवमेंट हुआ है उसका ऑनर कौन है? बी। बी क्या कहलाएगा? पाउनर। किसको दे दी है वो ज्वेलरी? ए को एज अ सिक्योरिटी, तो ए क्या कहलाएगा? पाउनी। कोई समस्या, कोई डाउट? तो द बेलमेंट ऑफ ज्वेलरी इज प्लेज एज अ सिक्योरिटी फॉर लेंडिंग द मनी, बी इज पाउनर। इसको प्लेजर भी कहते हैं और पाउनी को प्लेजी भी कहते हैं। तो प्लेजर प्लेजी या पाउनर पाउनी। आई होप बात समझ में आ गई। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। किसी कॉन्ट्रैक्ट को प्लेज बुलाने के लिए उसमें कितने कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होने चाहिए, उसे हम कहते हैं एसेंशियल्स, जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो पहले ही हमने ये बात देखो अंडरस्टूड कर ली थी, वो लिखी हुई आ गई। प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। ये कोई बेलमेंट से अलग नहीं है, ये उसका ही एक स्पेशल टाइप है। देयरफॉर ऑल एसेंशियल्स, इसलिए जो सारे एसेंशियल बेलमेंट में थे वो सारे एसेंशियल किस में भी होने चाहिए? प्लेज में भी होने चाहिए। लेकिन सर ये स्पेशल है तो इसमें कुछ और भी होगा। हाँ, अपार्ट फ्रॉम द अदर एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट, मतलब जो बेलमेंट में बाकी एसेंशियल्स हैं उसके अलावा एक सिक्योरिटी की तरह से गुड्स दिया जा रहा है, दूसरा सब्जेक्ट मैटर गुड्स ही होना चाहिए। मैंने बताया मनी या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। गुड्स प्लेज फॉर शाल बी इन एग्जिस्टेंस, मतलब जो गुड्स आप गिरवी रख रहे हो, प्लेज पे दे रहे हो, वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। सपोज मैं ये कह रहा हूं कल मैं मैन्युफैक्चरर हूं, है ना, मोबाइल का, तो कल मैं एक मोबाइल बनाऊंगा, वो तुम्हें दे दूंगा एज अ प्लेज, आज तुम मुझे उधार दे दो। अभी ये कोई प्लेज नहीं हुआ। जो भी आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो वो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए। देयर शैल बी अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी। ऑब्वियसली डिलीवर करना जरूरी है। डिलीवरी हमने दो तरह की पढ़ी है ऑलरेडी, एक एक्चुअल और एक कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है रियल में मैं जाके उसे गुड्स हैंड ओवर कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव मतलब वो कार की चाबी वाला गेम, कार नहीं दी जाके वहाँ मैंने उसकी चाबी दे दी, मतलब एक तरह से एक अथॉरिटी दे दी कि ये चाबी तुम्हारे पास है, मतलब अब कार का हैंड ओवर तुम्हें हो गया, वो तुम्हारे कंट्रोल में, बिना कार दिए कार का कंट्रोल दे दिया, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहलाती है। डिलीवरी होनी चाहिए बेलमेंट में भी, डिलीवरी होनी चाहिए प्लेज में भी। कोई डाउट है? ठीक, ओके, आगे देखते हैं राइट्स ऑफ अ पाउनी एंड प्लेजी। देखो पाउनी या प्लेजी मतलब वो पर्सन जिसने क्या किया है, उधार तो दिया है, गुड्स लिया है, पर गुड्स पे केवल पोजीशन राइट है, एज अ सिक्योरिटी गुड्स लिया है, वो ऑनर नहीं हो गया, उसके पास टाइटल नहीं आया। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है।
राइट्स ऑफ पाउनी कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स। पाउनी के राइट्स पढ़ रहे हैं, पहले अपन ने ऐसे नहीं पढ़े बेली के राइट्स। थोड़ा सा बेली, इसीलिए मैं तब भी कह रहा था कि उसका चार्टिंग बनाओ, उसको रीड करो, केवल रीड करते जाओ जितना अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा भी सेट होगा तो तुम्हें कनेक्ट कर पाओगे कि यार हमने बेली के भी राइट्स इसके जैसे ही पढ़े हैं लगभग। कुछ खास बात है क्योंकि ये सिक्योरिटी वाला मामला है और हम सेटअप समझ रहे हैं किस तरह का अरेंजमेंट है दोनों पार्टी के बीच में, इसलिए कुछ खास पॉइंट आ सकते हैं। बाकी जनरल पॉइंट्स तो जो बेली के थे वही पाउनी के होने चाहिए, है ना। हम राइट्स की बातें कर रहे हैं, ड्यूटीज की नहीं। उसे हक क्या है तो देखते हैं। देखो, द पाउनी में रिटेन द गुड्स प्लेज्ड। रिटेन, वो रख सकता है। क्या बेली को भी ये राइट था कि वो गुड्स रख सकता है जब तक उसका कंसिडरेशन ना मिले? तो वो ये कह रहे हैं पाउनी भी रख सकता है। क्या है इसका कंसिडरेशन? वो जो डेट थी वो रीपे ना हो जाए, या वो जो परफॉर्मेंस प्रॉमिस किए सामने वाले ने वो परफॉर्मेंस परफॉर्म ना कर दे सामने वाला। तो ये जब तक हो ना जाए तब तक हम ये मानेंगे कि उसे क्या राइट है, वो गुड्स रिटेन कर सकता है। कौन? पाउनी। पाउनी कौन है? जिसने ज्वेलरी गिरवी रखी है ना। बस आगे देखो, तो ये कह रहा है द पाउनी में रिटेन द गुड्स प्लेज नॉट ओनली फॉर पेमेंट ऑफ डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बट फॉर द इंटरेस्ट। 1,00,000 रुपए उधार दिए थे, ज्वेलरी गिरवी हमने रख ली थी, 1,00,000 रुपए दिए थे, तो हमें वो 1,00,000 रुपए तो चाहिए ही, साथ में उस पे दोनों पे राइट है मेरा। दोनों नहीं चुकाओगे तो ज्वेलरी क्या करके रखूंगा? रिटेन कर। ये राइट है, सो सिंपल, कोई डाउट है इसमें? आगे देखो, तो वो यही कह रहा है कि आपको पेमेंट तो लेना ही है, इंटरेस्ट पे भी, इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी आपका राइट है एज अ पाउनी, एंड ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस। अच्छा, तीसरी चीज भी आ गई। हाँ, तो देखो रिटेन ज्वेलरी कब तक नहीं छोड़नी है, वो 1,00,000 रुपए भी देगा, उस पर जितना ब्याज बन गया है वो भी देगा, तो जो पेमेंट ऑफ डेट है, रीपेमेंट ऑफ डेट वो भी होगी, इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन, जितना उस पर इंटरेस्ट ड्यू हो गया, और तीसरा अगर हमने उससे रिकवरी करने के लिए कोई खर्चे किए हैं, सपोज वो दे नहीं रहा था आसानी से, हमें कोर्ट जाना पड़ा, नोटरी करानी पड़ी, उसको नोटिस भेजना पड़ा, वकील साहब को फीस देनी पड़ी, ऐसा सब भी किया, तो जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो एक्सपेंसेस भी, कोई डाउट? अच्छा, ये एक्सपेंसेस प्रिजर्वेशन से रिलेटेड हो तब भी रिकवर कर सकते हो। उसके गुड्स को हमने रखा था सिक्योरिटी पे। अब यार सिक्योरिटी पे रखा है मैंने, तो मेरे घर में रखने में मेरे को टेंशन है कि यार चोरी हो गया तो मैं इसका गुड्स वापस कहाँ से करूंगा, ज्वेलरी कैसे वापस दूंगा? तो मैंने उठा के उसको बैंक लॉकर में रख दी। अब बैंक लॉकर में रखी है तो फिर बैंक के तो चार्जेस लगते हैं लॉकर में रखने के, तो फिर वो जो बैंक लॉकर के चार्जेस है वो भी हम उससे रिकवर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास प्लेज में रिसीव हुई सिक्योरिटी को रिटेन करने का राइट है अगेंस्ट रीपेमेंट ऑफ डेट, against interest due thereon, against any expenses incurred as a pledgee, as a pawnee, वो चाहे उसको मेंटेन करने के लिए हो या रिकवर करने के लिए, वो एक्सपेंस भी मैं रिकवर कर सकता हूँ। इसमें कोई डाउट है, कोई समस्या है तो बताओ। इसको ना कहानी की तरह ही पढ़ना चाहिए, लॉ को ऐसा रटना नहीं चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्या सिनारियो बन रहा है और लॉ मेकर्स ने क्या इसके लिए नियम बनाया है। बार बार दिमाग में इस तरह की फ्रेम आनी चाहिए, तो आसानी से तुम उसे धीरे धीरे उसके क्या बोल सकते हो, उससे कोइंसाइड करने लगो, तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही काम करेगा जैसे लॉ मेकर्स का कर रहा है। एग्जांपल देखो, एम कोई पार्टी होगी, प्लेज स्टॉक ऑफ गुड्स, उसने क्या किया, गुड्स ही प्लेज कर दिया, जो भी उसका गुड्स होगा, अगर वो फर्नीचर का काम करता है, ये बेंच और टेबल बनाता है, तो यही उसने प्लेज कर दी। The pawnee can retain, sorry, कहाँ गया मैं, M pledge the stock of goods for certain loan from bank। तो pledge किसके पास किया है? बैंक के पास। बताओ पाउनर कौन, पाउनी कौन इन्वॉल्व? पाउनर बैंक। लोन किससे लिया है? बैंक से। सिक्योरिटी किसके पास जमा है? तो पाउनी कौन हुआ? बेलर कौन होता है? जो ऑनर होता है गुड्स का वो, या जो गुड्स के साथ है ना? तो पाउनर कौन होगा?
ऑनर। और पावनी कौन होगा? हाँ, तो यहां पावनी कौन है? कोई डाउट है अभी भी तो बता दे। ठीक, तो एम जो है वो पाउनर हो गया, बैंक जो है वो पावनी हो गया, और स्टॉक ऑफ गुड्स जो है वो सिक्योरिटी हो गया। द बैंक हैज अ राइट टू रिटेन, तो ऊपर जो राइट पढ़ा हमने वही लिखा है कि बैंक उस स्टॉक ऑफ गुड्स को तब तक रिटेन करेगा जब तक उसका लोन एडजस्ट नहीं हो जाए, बल्कि इंटरेस्ट भी एडजस्ट नहीं हो जाए, और अगर कोई नेसेसरी एक्सपेंस होते तो वो भी। यहां तक कोई समस्या है, कोई डाउट है तो बताओ। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर बी, राइट्स पढ़ रहे हैं हम पावनी के। राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स। फिर से रिटेंशन की बात हो रही है, ऊपर वाला भी तो राइट रिटेन पे ही था, पर वो था सिक्योरिटी का रिटेन। अब ये कह रहे हैं सब्सिक्वेंट डेट्स के हिसाब से भी आप रिटेन कर सकते हो। कैसे? द पाउनी कैन रिटेन द गुड्स प्लेज फॉर एनी डेट और प्रॉमिस अदर देन द डेट और प्रॉमिस फॉर विच दे आर प्लेज्ड। क्या हमने इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक पॉइंट पढ़ रखा है? और कहा? कल के लेक्चर में, शायद लास्ट लेक्चर में हुआ है, राइट ऑफ लीन पे हुआ था। एक थी जनरल लीन और एक थी पर्टिकुलर लीन। जनरल लीन में हमने पढ़ा था बैंक और तुम्हारे बीच में रिलेशनशिप है, तुमने कभी एक लोन लिया, कभी दूसरा लिया, कभी तीसरा लिया, किसी के अगेंस्ट सिक्योरिटी थी, किसी के अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं थी। वो 500 और 1000 रुपए वाला एग्जाम्पल था, उसमें वो 500 वाला अनसिक्योर्ड लोन था और 1000 वाला सिक्योर्ड लोन था। वो जो बंदा था वो चालू था, उसने 1000 सिक्योर्ड लोन वाला दे दिया ताकि उसकी सिक्योरिटी फ्री हो जाए, तो पर बैंक ने उस पर राइट ऑफ लीन बना के बोले 500 भी नहीं दोगे तब तक भी ये दूंगा नहीं मैं। ये वही लाइन नहीं लिखी है? पाउनी कैन रिटेन मतलब बैंक कैन रिटेन गुड्स प्लेज फॉर एनी डेट। आप जो रियल में डेट थी 1000 रुपए वाली, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी थी आपके पास, वो तो सिक्योरिटी इसलिए तो होल्ड करोगे ही कि आपको 1000 मिल जाए। इसके अलावा भी बैंक ने अगर कोई डेट दे रखी है, इसलिए लिखा है और प्रॉमिस अदर देन द डेट, अदर देन द डेट, इस 1000 के अलावा भी कोई डेट है जो बैंक ने दे रखी है, उसके अगेंस्ट भी आप इस गुड्स को होल्ड कर सकते हो। अरे सिंक हो रहा है पिछली बार जो हमने पढ़ा उससे, एक ही रूल है उधर भी इधर भी। देखो लॉ मेकर जो भी रूल बनाते हैं वो सेंसिबल होते हैं, है ना, उसमें सेंस जरूर होता है, नॉन सेंस रूल नहीं होते कि रट्टा मार लो। ऑब्वियस बात है कि बैंक और तो उस व्यक्ति का एक इस तरह का रिलेशन है जिसमें मल्टीपल डेट्स हैं और कोई डेट है वो सिक्योर्ड है, उसकी सिक्योरिटी बैंक के पास आ गई है। अब तुमने पार्टली कुछ डेट पे कर दी है बैंक को और कुछ पेंडिंग है आपकी, तो वो पेंडिंग वाली भी डेट जब तक पे नहीं करोगे तो ऐसा नहीं बोल सकते बैंक से कि यार देखो मैंने इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो डेट ली थी वो तो पे कर दी ना, तो तुम मेरे पैसे दे दो। ये रूल में लिख दिया कि ये राइट है उसका, किसका? बैंक का, पाउनी का, कि वो इस डेट के अलावा किसी और डेट के अगेंस्ट भी इसी सिक्योरिटी को रिटेन कर सकता है। ऐसे अपने आप को उसको समझाओ कहानी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लगाई, बट ही कैन एक्साइज दिस राइट ओनली व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू दिस इफेक्ट। A right to retain goods for subsequent debt can be excised only when it has been provided in the contract to this effect. मतलब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा कि मैं इस सिक्योरिटी को इस डेट के अलावा अगर मेरे पे आपकी कोई और अमाउंट भी पेंडिंग होता है उसके अगेंस्ट भी होल्ड करूंगा। और मैं बता रहा हूं तुम्हें बैंक वाले ये लाइन लिखते ही हैं। समझ में आई मेरी बात? वो कह रहे कि जब तक वो ऐसी लाइन लिखेंगे, बोलेंगे कि जब तक आप मेरा सारा ड्यू अमाउंट नहीं चुका दोगे ये सिक्योरिटी मैं ही रिटेन करूंगा, आपको इसे मैं बैक नहीं करूंगा। कोई दिक्कत है? तो स्पेशली ये मेंशन करना जरूरी है, वो ऐसा कह रहे हैं। आगे की बात, पाउनीज राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड हमने पहले भी पढ़ा पिछली बारी, बेलमेंट में जनरली इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और यही राइट पढ़ा था हमने एज अ बेली कि तुम बेलर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस रिकवर, याद है ना? वो कार का पेट्रोल जो है वो नेसेसरी या जनरल एक्सपेंस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। टोल टैक्स ऑर्डिनरी एक्सपेंस है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का एग्जांपल कब बनता है? इंजन खराब हो गया,
कोई बड़ा एक्सपेंस हो गया, तब हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसके लिए वो हायर करने वाला थोड़ी, टीनेंट थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, इसको तो लैंडलॉर्ड ही, सॉरी कार का जो ऑनर है वही बियर करेगा ना। बस वही वाली बात है। अब सपोज तुमने कोई गुड्स ले लिया, जैसे सपोज कोई मेरे से उधार मांगने आया, मैंने कहा यार मेरे पास है ना टू व्हीलर नहीं है, तेरे पास टू व्हीलर है, तो एक काम कर, जब तक मैं तेरे को उधार देकर रखूंगा तेरी टू व्हीलर मेरे को दे, मैं चलाऊंगा। अब वो टू व्हीलर का इंजन हो गया गड़बड़, तो मुझे बताओ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस किसको बियर करना चाहिए? समझ में आ रही बात? तो बस यही लिखा है, द पाउनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पाउनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेज। एक तो प्रिजर्वेशन के लिए बोल रहा है, प्रिजर्वेशन का मतलब तो मैंने अभी समझाया कि वो लॉकर में रखने पड़े गहने, है ना। तो इसके अलावा भी प्रिजर्वेशन के और मतलब बता देता हूँ। कुछ इस तरह का गुड्स है भैया, उसको कोल्ड प्लेस ही चाहिए, कोल्ड प्लेस ही चाहिए, तो फिर मेरे को एसी चालू करके रखना ही पड़ेगा, ऐसे ही रूम में रख सकता हूँ नहीं तो खराब हो जाएगा, पर मैंने उसको प्लेज पे लिया है, तो वो जो एसी के चार्जेस है वो किसको बियर करने पड़ेंगे? ये सब कब डिस्कस हो जाता है? जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है। तुमको उधार चाहिए, तुम सब इस चीज पे एग्री करोगे तो कंसेंट दोगे, कंसेंट दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और जब तुमने कंसेंट दे दिए तो फिर तो ये चार्जेस उसका राइट बनता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। वो बाद में ये लिख रहे हैं, फॉर सच एक्सपेंसेस हाउएवर ही डज नॉट हैव राइट टू रिटेन द गुड्स। अब आया मजेदार लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे एमसीक्यू आएगा। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस पे आपको राइट टू रिटेन है या नहीं? नहीं है। आप गुड्स नहीं रोक सकते। सपोज वो एसी का खर्चा नहीं दे रहा है, उसने अपना क्या क्या दे दिया, क्या क्या दे दिया, उसने लोन दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, वो जो आप एसी का खर्चा मांग रहे हो वो नहीं दे रहा है, तो ये कह रहे हैं कि भैया गुड्स तो छोड़ दो, पर आप जाओ कोर्ट और कहो ये मेरे नेसेसरी एक्सपेंस है और ये मुझे दिलवाओ। ये कह रहे हैं वो, ही कैन सू द पाउनर फॉर सच एक्सपेंस। पाउनर पे सूट फाइल करो, गुड्स रिटेन करने की जरूरत नहीं है, मतलब इस पे ये राइट नहीं दे रहे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस पे। लेकिन देखो ऊपर दोनों रिटेंशन के राइट्स कब थे? पहला तो बोला डेट रीपे नहीं करो, इंटरेस्ट रीपे नहीं करो, नेसेसरी एक्सपेंस ना दो। अंतर देखना, तुमको हो सकता है कंफ्यूजन आए बाद में। ऊपर कौन से एक्सपेंस लिखे हैं? नेसेसरी, है ना। ये नेसेसरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के अंतर को समझो, एक ही बात नहीं है ये। नेसेसरी एक्सपेंस में तो रिटेन का राइट है, वो नेसेसरी एक्सपेंस ना दे तो क्या कर जाओ, रिटेन कर जाओ। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस ना दे तो गुड्स रिटेन नहीं कर सकते, वो वापस करने पड़ेंगे। यू कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द, अगेंस्ट हुम, हाँ दिमाग को चालू रखो, अगेंस्ट पाउनर। आगे चलो, पाउनीज राइट वेयर पाउनर मेक डिफॉल्ट। मतलब बंदा क्या कर रहा है, जिसका डर है सबसे ज्यादा, जिसलिए तुमने सिक्योरिटी ली है, हमने उसे डेट दी थी, वो रिपे नहीं कर रहा है या उसका इंटरेस्ट रिपे नहीं कर रहा है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम्हारे राइट्स क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आया। द पाउनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट, परफॉर्मेंस एटसेट्रा, वॉट एवर, जो भी उसने प्रॉमिस किया था, डेट का बात थी या परफॉर्मेंस की बात थी, वो डेट या परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो एट द स्टिपुलेटेड टाइम, ये मैंने बताया कि हमेशा टाइम बाउंडेड होते हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने में डेट चुकाओ, 1 साल में डेट चुकाओ, ऐसा। तो स्टिपुलेटेड टाइम मतलब मेंशन्ड टाइम, स्टिपुलेटेड मतलब मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, लिखा हुआ जो टाइम है उसको बोलते हैं हम, स्टिपुलेटेड है वो टाइम। Of the promise in respect of which the goods were pledged, the pawnee has the following rights. Following, एक और दो। पहला, pawnee may bring a suit against the pawner. And मतलब साथ ही रिटेन भी करेगा। सूट भी फाइल कर दो उस पे और उसका गुड्स भी मत दो, उसे रिटेन करो। आया समझ में? दूसरे, और ही में सेल द गुड्स प्लेज्ड, जो उससे प्लेज में मिला है उस गुड्स को वो क्या कर सकता है, बेच सकता है। ऑन गिविंग द पाउनर, लेकिन बेचने के पहले ये जरूरी है, रीजनेबल नोटिस। ये नोटिस वर्ड का मतलब समझते हो? एक चिट्ठी लिख के बोला, देख भाई
आखिरी 10 दिन दे रहा हूं या 7 दिन दे रहा हूं, वट एवर, 7 डेज में मेरे पैसे मुझे दे दे, नहीं तो मैं ये गुड्स ऑक्शन करूंगा, बेचूंगा, अपने पैसे रिकवर करूंगा। ये जो रीजनेबल वर्ड है ना, ये बताता है कि भाई जस्टिफाइड टाइम अलाउ करो उसे। नोटिस का मतलब केवल लिख के ये बताना नहीं, नोटिस का मतलब वहां टाइम पीरियड भी है। नोटिस इज नॉट जस्ट अ राइटिंग, नोटिस ऑलवेज इंक्लूड्स अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कोर्ट से तुम्हें कोई नोटिस आएगा तो तुम्हें एक अवधि मिलेगी, एक समय मिलेगा जिसमें आपको कंप्लाइंस करना है। कोई भी जब व्यक्ति किसी और को नोटिस देता है तो इसका मतलब है कि वो कुछ समय देगा, और लॉ हमेशा इस वर्ड को यूज करता है नोटिस के साथ। कौन सा? रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कह सकते तुम आधे घंटे के अंदर मेरे पैसे दे दे, नहीं तो मैं अभी बेच दूंगा। आ रही है मेरी बात? वो रीजनेबल होना चाहिए। ये रीजनेबल कैसे डिफाइन होता है सर? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, कितना रीजनेबल होगा? डिपेंड ऑन द सिचुएशन, टाइप ऑफ गुड्स पे डिपेंड करता है, पार्टी कहाँ सिचुएटेड है उन पे डिपेंड करता है, मार्केटेबल सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। तो रीजनेबिलिटी का मतलब एक ऐसा सिनारियो जहां पे कोर्ट ये देखेगा कि यार तुम्हारा इंटेंशन था वाकई में अपनी डेट लेने का, उसे एक सेंसिबल टाइम देने का, उसके बावजूद वो पैसे नहीं दे रहे। इस तरह का सेंसिबल था या तुम उस पर जबरदस्ती डोमिनेंस कर रहे थे। तो रीजनेबल होने का मतलब ये होता है कि यार जस्टिफाइड होना चाहिए चीजें। रीजनेबल मींस जस्टिफाइड। कोई डाउट है इसमें वर्ड में? तो जब भी पाउनर डिफॉल्ट करेगा, पाउनी को पास पहला राइट, गुड्स रिटेन रखो, पाउनर के अगेंस्ट कोर्ट में जाके सूट फाइल कर दो। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, एक रीजनेबल नोटिस भेजो उसको। रीजनेबल नोटिस का मतलब है एक पीरियड मिले उसे जस्टिफाइड, जिसमें वो उसमें ये क्लियर लिख के भेजो कि उस नोटिस में ये मेंशन होना चाहिए, अगर तुमने क्या नहीं किया, मेरी डेट इस पीरियड में नहीं लौटाई तो मैं गुड्स बेचूंगा। तो ये नोटिस ऑफ सेल है। आप ऐसा नोटिस नहीं बेच सकते कि भैया मेरे को 7 दिन पैसे दे दो, बस इतना ही लिखा है। ये नोटिस ऑफ सेल नहीं है। आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कि अगर आपने 7 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं आपका गुड्स बेच दूंगा। ये इंफॉर्मेशन क्लियरली कम्युनिकेट होनी चाहिए, और ये रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल मतलब जस्टिफाइड टाइम होना चाहिए। कोई डाउट है इसमें? है ना? मैं थोड़ा डिटेल में गया क्योंकि ये वर्ड केवल यहाँ के लिए नहीं सिखा रहा, अब ये जहां भी आएगा और जब भी आएगा ये सेंस दिमाग में आना चाहिए, रीजनेबल नोटिस। If the proceeds of such sale are less than the amount due in respect of the debt or promise। अब सर आपने सपोज बेचने का निर्णय लिया, और बेचने पे सपोज उधारी तो 1 लाख की थी, पर वो ज्वेलरी जो है जो सिक्योरिटी में मिली थी वो बिकी आपकी मुश्किल से 85,000 की, 1 लाख रुपए रिकवर नहीं हुए, तो ये बचे हुए 15,000 के लिए क्या करें सर? ऑब्वियसली बैलेंस अमाउंट के लिए पाउनर अभी भी लायबल है और उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस करो। कोई डाउट? लेकिन सर अगर अपोजिट हुआ तो 1 लाख रुपए उधार लिए थे हमने, ज्वेलरी तो उससे ज्यादा ली थी, 1.5 लाख रुपए की वर्थ थी उस ज्वेलरी की, ज्वेलरी बेची, 1.5 लाख रुपए मिल गए। तो अगर अमाउंट ज्यादा मिल रहा है तो पहली बात तो या तो 1 लाख की ज्वेलरी बेचते, बची हुई ज्वेलरी उसको वापस दे देते, या फिर अगर सपोज पूरी ज्वेलरी एक साथ बिक गई और 1.5 लाख रुपए आ गए तो जो एडिशनल अमाउंट है जो तुम्हारा राइट था रिसीव करने का, उसके ऊपर जितना बचता है उसे लौटा दो। सरप्लस अगर कुछ है तो पाउनी जो है उस अमाउंट को लौटा देगा। आई होप मेरी बात समझ में आई। कोई डाउट, समस्या? पाउनी के राइट्स कौन कौन थे? रिटेन का मेजर राइट है उसके पास। सबसे पहला रिटेन का राइट किस किस चीज के अगेंस्ट है? आपकी डेट, आपके इंटरेस्ट और नेसेसरी एक्सपेंस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस के अगेंस्ट रिटेन का राइट है क्या? यही मजेदार बात है। दूसरी बात, राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट। देखो लॉ में ना एक होता है कि शुरुआत में जब हम पढ़ते तो हमें लगता है सब याद रखने वाला है, धीरे धीरे जब आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारा ऐसा लगेगा कि यार ये कुछ याद रखने लायक ही नहीं है। तो कॉमन सेंस से ही लिखा जा सकता है। अपने कॉमन सेंस को लॉ मेकर के कॉमन सेंस से मैच करना है, तो जरूरी है कि हम उसे बार बार सेंस के साथ पढ़ें तो हमारा सेंस उसके साथ मैच हो जाएगा। फिर मेमोराइज करने या कुछ स्पेशलिटी ध्यान रखने के पॉइंट्स कुछ ही होते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही। तो रिटेन का एक ये राइट 3 के अगेंस्ट था, एक और रिटेन का राइट था सब्सिक्वेंट डेट के अगेंस्ट। पर सब्सिक्वेंट डेट के अगेंस्ट जो रिटेन का राइट है वो कंडीशनल है। आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि भाई हम सब्सिक्वेंट डेट के अगेंस्ट भी आपकी ये सिक्योरिटी रख सकते हैं। फिर हमने तीसरी बात क्या पढ़ी? देखो रिवीजन इतनी तेज होता है
और ऐसे ही बार बार होता है जब तुमने सीख लिया है। पहली बार के लिए मैं इतना डिटेल में जाके सब ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। बाकी रिवीजन तो बहुत सिंपल है। पाउनीज राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, इसके अगेंस्ट रिटेन का राइट नहीं है, लेकिन आप पाउनर को के अगेंस्ट सूट फाइल करके इसको क्लेम कर सकते हो। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस का राइट हुआ, इस पे गुड्स रिटेन नहीं कर सकते, सूट फाइल करके क्लेम कर सकते हो। और लास्ट में हमने पढ़ा कि अगर पाउनर डिफॉल्ट करता है तो तुम क्या करोगे। तो पाउनर अगर डिफॉल्ट करता है तो एक तो आप गुड्स रिटेन कर लो और उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर दो कि भैया मेरे पैसे दिलाओ, मैं आपका इसका गुड्स देने को तैयार हूँ। दूसरा काम आप ये कर सकते हो, क्योंकि स्टिपुलेटेड टाइम जो है वो ओवर हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट में जो मेंशन था, उस स्टिपुलेटेड टाइम के ओवर हो जाने की वजह से आप उसको रीजनेबल टाइम का नोटिस दे सकते हो कि अगर आपने रीजनेबल टाइम में मुझे रीपेमेंट नहीं किया जो भी मेरे ड्यूज है उसका, तो मैं सेल कर दूंगा गुड्स। ये नोटिस में नोटिस ऑफ सेल होना जरूरी है। नॉर्मल नोटिस नहीं है कि मेरे पैसे दे दो, नोटिस ऑफ सेल, अगर तुम मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं गुड्स भेज दूंगा, ऐसी भाषा होना जरूरी है। एंड द लास्ट थिंग, अगर सपोज आपने बेच दिए गुड्स तो 3 सिनारी हो सकते हैं। आपके पास उतने ही पैसे आए जितने आपकी डेट थी तो मामला खत्म है। लेकिन अगर आपके पास कम पैसे आए तो बचे हुए बैलेंस के लिए अभी भी पाउनर जिम्मेदार है और आपको उसके अगेंस्ट सूट फाइल करके उससे रिकवर कर सकते हो। और अगर पैसे ज्यादा आ गए, तीसरा सिनारियो, सेल करके गुड्स को पैसे ज्यादा आ गए, जितने आप ड्यूज थे उससे ज्यादा पैसे, तो भाई जितने ड्यूज थे उतने आपने रख लिए, बचा हुआ जो सरप्लस है वो लौटा दो पाउनर को। कोई डाउट है इसमें, समस्या है तो मुझे बताओ, ठीक है। राइट ऑफ पाउनर, अब पाउनर के राइट्स की बात करते हैं, है ना। एक साथ सारा नहीं पढ़ेंगे, राइट ऑफ पाउनर पढ़ते हैं पहले। बिल्कुल सिंपल है। पाउनर मतलब वो बंदा जिसने उधारी ली है, अपना गुड्स किसी को गिरवी रखा है, उसके क्या राइट हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। पहला राइट तो सिंपल है, जो लॉजिक से आना चाहिए। लॉजिक से क्या आना चाहिए, तुम सोचो, मैं अगर पैसे लौटाता हूं तो मेरा गुड्स मुझे वापस मिलना, सीधी सबसे सिंपल लॉजिक है, ये होना ही चाहिए। देखिए जरा, यही तो लिखा है, देखना। अभी पहले कहानी पढ़ लेते क्या क्या लिखी है। एज अ बेलर ऑफ गुड्स, पाउनर हैज ऑल राइट एज बेलर। ऊपर जो पढ़े वो तो मैंने शुरू में बोला कि जब हमें राइट ऑफ पाउनर पढ़ने तो हमें बेलर के राइट के बारे में सोचना है, जब राइट ऑफ पाउनी पढ़ने तो हमें बेली के राइट के बारे में सोचना है। इसके साथ अलॉन्ग विद दैट ही ऑल्सो हैज अ राइट ऑफ रिडम्पशन। यही वर्ड बोल रहे हो तुम, मुझे मेरे गुड्स वापस मिले, इसको क्या बोलते हैं हम, रिडेम्पशन। इस रिडीम होना, रिडेम्पशन होना मतलब जो एक्टिविटी हमने पास्ट में की है उसका रिवर्स होना क्या कहलाता है, रिडेम्पशन। जैसे सपोज मैंने पैसे लिए थे, गुड्स दिया था, तो अगर आज मैं पैसे दे रहा हूं तो मुझे गुड्स वापस मिलने चाहिए, ये है रिडेम्पशन। शेयर्स का भी रिडेम्पशन होता है और डिवेंचर का रिडेम्पशन होता है ना। डिवेंचर क्या होते हैं, वो लोन लेती है कंपनी, किससे, पब्लिक से। तो एक दिन होता है वो जब कंपनी ने लोन लिया और उन्हें इंस्ट्रूमेंट दे दिया, मतलब एक डॉक्यूमेंट लिख के दे दिया, ये लो डिवेंचर। और एक दिन वो आता है कि भाई जब आप अपना पेपर वापस ले लेते हो और उनके पैसे लौटा देते हो, तो वो जो पेपर लेना वापस लेने वाली बात है वो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कहलाती है। इशू ऑफ डिवेंचर मतलब पेपर देना, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब पेपर लेना, बस वही वर्ड यूज हुआ। गुड्स प्लेज करना मतलब गुड्स को दिया, और रिडेम्पशन किया मतलब आपने गुड्स वापस ले लिया। तो वो बोल रहे रिडेम्पशन टू द प्लेज गुड्स, रिडेम्पशन टू द प्लेज्ड गुड्स। किसकी वापसी हो रही है, प्लेज्ड गुड्स की, जो गुड्स प्लेज हो गए थे उनकी वापसी, विच इज एनुमरेटेड अंडर सेक्शन 177। आगे लिखा है सेक्शन 177, उन्होंने इस सेक्शन में क्या क्या लिखा है देखो। इफ अ टाइम इज स्टिपुलेटेड फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट, सपोज एग्जाम्पल के लिए 3 मंथ का टाइम लिखा था कि भाई 3 महीने में उधारी चुकानी है, ये स्टिपुलेटेड था। और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, वो 3 महीने में परफॉर्मेंस करनी है, डेट का केस था या परफॉर्मेंस का केस था। फॉर विच प्लेज इज मेड, द पाउनर मेक डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डेट। मतलब अगर पाउनर ने क्या कर दिया है, डिफॉल्ट, मतलब पाउनर ने क्या नहीं किया है, 3 महीने में पैसे नहीं लौटाए हैं या प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया है, ही में रिडीम द गुड्स प्लेज एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम। तो वो क्या कह रहे हैं, ही में रिडीम द गुड्स प्लेज एनी सब्सिक्वेंट टाइम बिफोर द एक्चुअल सेल टू देम। इवन दो आपने अगर डिफॉल्ट नहीं करते तो भैया आप पैसे दे रहे हो, आपको गुड्स लेने का राइट है। इवन आप डिफॉल्ट कर देते हो, आप टाइम पे पैसे नहीं दे पाए, लेकिन उसने आपको नोटिस भेजा सेल का, एक्चुअल सेल अभी हुई नहीं है, आप एक्चुअल सेल के पहले भी जाके उसके सारे ड्यूज चुका के आपको राइट है कि आप अपना गुड्स रिडीम
कर सकते, ये लाइन लिखिए, ही मे रिडीम द गुड्स प्लेज एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम के बाद जो टाइम चालू हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम, सब्सिक्वेंट टाइम। ये समझ में आया? 3 महीने जो है वो स्टिपुलेटेड टाइम है, कितने दिन के अंदर ये हो जाना चाहिए, वो नहीं होता उसके बाद जो टाइम चालू हो जाएगा उसको क्या बुलाएं हम, सब्सिक्वेंट टाइम। तो आप सब्सिक्वेंटली भी जा सकते हो, 3 महीने बाद भी जा सकते हो, एक्चुअल सेल के पहले। लेकिन अगर उसने सेल कर दी तो फिर तुम्हारा राइट बनता है क्या? भाई अब तो टाइटल किसी और का हो गया है, तुम कैसे उससे गुड्स मांग सकते हो? तुम समझे क्या प्रॉब्लम क्या होगी? इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, एक्चुअल सेल के पहले आप अपना गुड्स रिडीम कर सकते हो, ये राइट है आपका, कोई डाउट? बट ही मस्ट इन द केस पे एडिशन एक्सपेंसेस विच अराइजन फॉर द डिफॉल्ट। डिफॉल्ट होता है तो मैंने कहा ना, उसकी नोटरी होती है, नोटिंग होते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, ये सब नेसेसरी एक्सपेंडिचर है जो करना पड़ता है उसे, तो वो सारे खर्चे भी आपको अलग से देने पड़ेंगे। आप केवल अपने डेट और इंटरेस्ट नहीं दोगे, ये भी दोगे। मैंने तो सिंपल वर्ड में कहा था, उसके जो भी ड्यूज बनते हैं वो सारे लौटा दो, तो आपको रिडीम करने का राइट मिलेगा बिफोर एक्चुअल सेल, इवन इन द केस ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट नहीं किया तो आपका राइट है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिना डिफॉल्ट किए अगर रिपेमेंट कर दिया तो। रिडम्पशन का मतलब समझाया लोन है, रिडम्पशन मीन्स रिकवर बैक द गुड्स, जो गुड्स हैं उसको आप रिकवर कर रहे हो बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस। कोई डाउट है यहाँ पे? पक्का? ठीक, एक जैसा बहुत सारा हो जाता है ना। अब ड्यूटीज ऑफ पाउनी एंड ड्यूटीज ऑफ पाउनर मैं तुमको पढ़ने के लिए दे दूं और तुम मुझसे डाउट पूछ लो, ऐसा चलेगा? कुछ है नहीं क्या, मैं पढ़ के दिखा दूं? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में पढ़ता हूँ। अगर कुछ ऐसी लगेगी कि यार ये ड्यूटी थोड़ी सी क्रिटिकल है तो मैं अभी समझा दूंगा। देखो, ड्यूटीज ऑफ पाउनी, पाउनी मतलब कौन सा बंदा, इमेजिन करो जिसके पास ज्वेलरी रखी है और उधार देके बैठा है वो बंदा। पहला, क्या उसे रीजनेबल केयर करनी पड़ेगी? क्या ये बेली की भी ड्यूटी थी? बेली की भी थी ना, पाउनी की भी है। दूसरा, क्या वो अनऑथराइज यूज कर सकता है? क्या ये भी बेली की ड्यूटी है बेसिकली। ड्यूटी टू रिटर्न, जब डेट रीपे हो जाए तो क्या उसे ड्यूटी टू रिटर्न है, बेली पे भी थी। नॉट टू मिक्स, नॉट टू डू एनीथिंग इनकंसिस्टेंट विद द टर्म ऑफ प्लेज, भाई कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड जाके आप उस पर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशन, अरे गाय काऊ और उसका काफ, एक्रीशन, कुछ एड ऑन हो गया है गुड्स में तो वो अब क्या कुछ हमने नया पढ़ा, कुछ स्पेशल आए तो उस पर ध्यान देके मार्क करके रखो, बस उसको बार बार पढ़ना है। बाकी तो एक जनरल नॉलेज बन जाएगा, अगर तुम रीडिंग करोगे तो एक जनरल नॉलेज बन जाएगा और जनरल नॉलेज बार बार वेरीफाई होता रहेगा, यही उसका मजा है। ड्यूटी ऑफ पाउनर, पाउनर मतलब कौन सा बंदा है, इमेजिन करो पहले आराम से, क्या कौन है, उधार लिया है पैसा और मैंने अपने गुड्स गिरवी रखे हैं, ठीक है, उसकी ड्यूटी लायबल टू पे डेट, पहली ड्यूटी तो यही है, या परफॉर्म एनी प्रॉमिस, जो भी आपने प्रॉमिस किया था। दूसरा, इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टनर टू कंपनसेट पाउनी फॉर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अभी ऊपर पड़ा था, उसके लिए वो केस फाइल कर सकता है, रिटेन नहीं करेगा गुड्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए केस फाइल कर सकता है। और क्या है, डिस्क्लोज ऑल फॉल्ट्स, याद करो ये ड्यूटी क्या बेलर की भी थी, अगर तुम्हारे गुड्स में कोई फॉल्ट है तो उसको आगे, अगर कोई लॉस ऑकर हुआ है पाउनी को ड्यू टू डिफेक्ट इन पाउनर्स टाइटल, याद करो पाउनर का टाइटल, बेलर का टाइटल डिफेक्टिव था, बाद में वो रोड पे किसी ने पकड़ के बोला ये गाड़ी तो मेरी, तू कहाँ लेके जा रहा है, बोले मैं तो उधार वो लाया हूँ रेंट पे, उसने 2 चाटे दिए, बोला ला गाड़ी की चाबी इधर दे, ये देख मेरे पास इसका कार्ड है, तेरे पास दिखा, तो कायदे से वो टाइटल डिफेक्टिव निकला, हम जिसकी गाड़ी समझ के लाए थे वो एक्चुअल में ऑनर है ही नहीं, तो उस वजह से मुझे जो नुकसान होगा मैं रिकवर कर सकता हूँ, कोई डाउट? मतलब पाउनी को जो नुकसान होगा पाउनर को देना पड़ेगा। इफ पाउनी सेल्स, ये वो वाली कहानी आ गई कि भाई पाउनी जो है वो गुड्स बेच रहा है क्योंकि डिफॉल्ट हो चुका है पाउनर की तरफ से, पाउनर मस्ट पे द, वो केस पड़ा था ना कि भाई उसके सेल करने पे 1 लाख रुपए की उधारी थी पर 85,000 के गहने बेच पाया, 15,000 बचे थे जो पाउनी को लेने थे पाउनर से, तो वो जो डेफिसिट है वो देना पड़ेगा।
कोई समस्या, प्रॉब्लम? अगला वाला जो केस है वो टॉपिक मैं कल पढ़ाता हूँ, प्लेज बाय नॉन ऑनर्स। भाई कायदे से तो ऐसा लगता है कि केवल ऑनर को ही राइट है कि वो प्लेज कर सकता है। अरे जिस चीज़ का टाइटल मेरे पास है उसी को गिरवी रख सकता हूँ ना, है? किसी और की चीज़ लाके मैं गिरवी रख दूँ तो ऐसा होता है क्या? ऐसा कर सकते हो? तुम सोचो। पर हम ये पढ़ेंगे कि ऐसा होता है और ऐसा कौन से केसेस है जब ऐसा होता है, ठीक है? पर ये कल पढ़ेंगे। एक होमवर्क ऊपर तो वो होमवर्क लायक ही नहीं बचा था, रीड में ही खत्म हो गया वो। बेलमेंट और प्लेज के डिफरेंस, ये भी कुछ खास बचा नहीं है, एक रीडिंग करोगे और ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों चीज़ें अच्छे से पढ़ चुके हो। तो डिफरेंस केवल एक रीडिंग के लिए है तुम्हारे पास, है ना? तो प्लेज बाय नॉन ऑनर्स को हम अगले लेक्चर में कवर करते हैं। ये कब से रुका हुआ है? मैं सोच रहा था रिकॉर्ड हो रहा है।